नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान और चीन की वजह से भारत रूस संबंधों पर नहीं पड़ेगा असर, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता। जवाबी कार्रवाई में मारे गए 5 पाकिस्तानी सैनिक। इस्लामाबाद में भारतीय उप उच्चायुक्त तलब। कश्मीर में सेना प्रमुख की सैन्य कमांडरों के साथ बैठक। नोटबंदी से जीडीपी में गिरावट को वित्त मंत्री ने किया खारिज। कहा, वैश्विक मंदी के बावजूद अच्छी रही विकास दर। जीएसटी से कर प्रणाली में बड़े बदलाव का दावा। कर्ज माफी पर महाराष्ट्र में किसानों की बेमियादी हड़ताल। सरकार से बातचीत बेनतीजा। सड़क पर दूध बहाकर जताया विरोध। भारत और पाकिस्तान को मिलेगी शंघाई संगठन की पूर्ण सदस्यता। अगले हफ्ते कजाकिस्तान बैठक में लगेगी मुहर। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मिलेगा फायदा। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा, मिसाइल और परमाणु ऊर्जा समेत सभी क्षेत्रों में रूस के सहयोग के लिए आभार जताया। और सीधे आपको ले चलते हैं इस वक्त मॉस्को, जहां पर इस शिखर वार्ता के बाद प्रेस को संबोधित किया जा रहा है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, प्रजा के बीच में एक विश्वास, इसको भी एक नई ताकत हमारे यहां प्राप्त हुई है। रूस समय समय पर भारत के सहायता करता रहा है। वैश्विक स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव पर रूस ने डट करके हमारा साथ निभाया है। आज की स्थिति में व्यापारी समुदाय भी दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक का काम कर रहा है। बदलते हुए इस विश्व में ट्रेड, कॉमर्स, इनोवेशन, इंजीनियरिंग, ये ऐसे क्षेत्र हैं कि जो दुनिया को एक नए सिरे से जोड़ रहे हैं और उसमें कंपनीज का, इंडस्ट्रियल हाउसेस का, बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। भारत में रूस की कंपनियों की रुचि लगातार बढ़ती चली जा रही है और भारत उनको एक सानुकूल डेस्टिनेशन लगा है। मुझे याद है कि वाइब्रेंट गुजरात 2015 और वाइब्रेंट गुजरात 2017 रूस के बिजनेस डेलीगेशंस से प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समेत के लोग हमारे यहाँ आए थे। उसी प्रकार भारत ने 2016 में आयोजित इनप्रोमो पार्टनर देश के रूप में भी हिस्सा लिया था और इसी तरह आगे भी ये हिस्सेदारी बढ़ाते रहेंगे। फ्रेंड, भारत विश्व में 6ठे नंबर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता वाला देश है। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में 16 to 25% तक ले जाने के लिए उत्सुक हैं। हमारी नीतियों का निर्धारण भी इसी चीजों को प्रमोशन मिले उस दिशा में रहता है। रूस की कंपनियां हमारे यहाँ इस अभिगम का लाभ लेते हुए भारतीय कंपनियों के साथ भागीदारी करें, इसके लिए मैं उनको निमंत्रण देता हूं और उनका अनुभव उत्तम रहेगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूं।
तो भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता और जिन मसलों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, इसके अलावा बड़ी बातें हैं कि असल में रिश्तों की दिशा अब क्या है पाकिस्तान और चीन को लेकर। हालांकि पुतिन ने साफ किया है कि उन दोनों के साथ रिश्तों का असर भारत के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान पूर्व राजदूत विवेक काजू साहब जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शिखर वार्ता में इससे पहले पुतिन साहब ने कहा कि पाकिस्तान या फिर चीन दोनों के साथ जो भी रूस के रिश्ते हैं वो भारत के मुकाबले अलग हैं और भारत से जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अलग तरीके के हैं, दोस्ताना हैं और बहुत ही पुराने हैं। इसे आप कैसे देखते हैं जब भारत के साथ रिश्तों में अगर पाकिस्तान और चीन की, मैं कहूँ, उनका नाम आए और ख़ुद व्लादिमीर पुतिन कहें कि भारत से बेहतर कोई दोस्त नहीं है उनका? देखिए, हमारा रूस और भारत के रिश्तों का जो अतीत है वो तो बहुत सुनहरा है और प्रधानमंत्री ने सही कहा कि समय समय पर रूस ने भारत की सहायता की है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में हो, चाहे अलग हो, हमारे विकास में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में हो, उसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई हैं आखिरी 25 सालों में, और इस नई स्थिति में भारत और रूस को एक नई दिशाएं खोजनी पड़ेंगी जहां पर हमारे दोनों देशों के संबंध मिलते हैं। और मेरा मानना है कि ये क्षेत्र है ऊर्जा का क्षेत्र, ये क्षेत्र है रक्षा उद्योग का क्षेत्र, और कई मामलों में ये सामरिक भी है। लेकिन कई एरियाज में, कई क्षेत्रों में हमारे और रूस के जो रिश्ते, जो हित हैं, वो उनमें थोड़ी दरार पड़ रही है और ये दिख रहा है। अब जैसे पुतिन साहब ने कहा कि पाकिस्तान से और चीन से जो रूस के संबंध हैं उनका असर भारत पे नहीं पड़ेगा, हो सकता है, लेकिन भारत को तो सतर्क रहना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जैसे अफगानिस्तान में रूस चीन और पाकिस्तान के साथ मिलके क्या कर रहा है। एक वक्त था जो मुझे अच्छी तरह याद है, 1990 का दशक, जब रूस, भारत और ईरान मिलके साथ काम कर रहे थे अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने के लिए, जो षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचाया था उसको रोकने के लिए। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। अब रूस कहता है कि तालिबान जो है वो इतना बड़ा खतरा नहीं है, ना आईसिस से खतरा है। मुझे लगता है कि जो भारतीय जो एनालिस्ट हैं वो इसको नहीं मानते, वो समझते हैं अभी भी कि असल खतरा जो है वो तालिबान से है। अब यहां अगर आप देखिए तो हमारे दृष्टिकोण में फर्क आ गया है। और अब हमें खोज करनी पड़ेगी दोनों देशों को कि कहां पर हम इस तरह के कदम उठाएं, आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रखें कि इन एरियाज में हम अपने इंटरेस्ट को, हितों को रिकंसाइल कर सकें। जी, और क्या, क्योंकि काजू साहब का लंबा अनुभव रहा है रूस को लेकर, जिस तरीके के रिश्ते पहले हुआ करते थे और हाल के कुछ, मैं कहूँ, पिछले एक दशक में जो व्यावसायिक रिश्ते हैं चीन के साथ, रूस के और पाकिस्तान के साथ, उसने असल में थोड़ी सी दिशा बदली है। इसलिए भारत को ज़्यादा पहले से सतर्क, जिसका आपने जिक्र किया, और ज़्यादा गंभीर तरीके से उसके साथ अपने रिश्तों को नए लेवल पर ले जाने की ज़रूरत होगी। देखिए, जो इस तरह आज के जो विश्व का जो हालात हैं उसमें ये साफ दिख रहा है कि चीन और रूस की एक किस्म से एक दोस्ती ही नहीं बढ़ गई है, वो दोनों कई क्षेत्रों में साथ साथ काम कर रहे हैं। चीन के साथ भारत के जो संबंध है वो मुश्किल है, वो सब जानते हैं, और चीन और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो भी हमें मालूम है कैसे हैं, और उसकी जो बुनियाद है वो भारत के प्रति एक नेगेटिविटी है। तो इसको देखते हुए जो रूस के जो संबंध हैं इन दोनों देशों के साथ, उस पर भारत को कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो चीन के साथ रूस के ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि हमारी कंपनियां और रूस की कंपनियों को साथ साथ काम करना चाहिए, लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का क्षेत्र देखें और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं
वो आज के दिन अमेरिका में है, वेस्टर्न पश्चिम यूरोप के देशों में है, जापान में है, हाँ कई क्षेत्र में रूस में भी हैं। और तो इसलिए व्यवसाय के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्षेत्र में अब परिस्थितियां बदल रही हैं। हम रूस के साथ, रूस के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है वो हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एक पुराना दोस्त है जिसने आपकी मदद करी है हमारे आपके मुश्किल दिनों में, उसके लिए उसको भूलना कभी नहीं चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो हितों के जरिए चलते हैं, और जब विश्व की परिस्थिति बदलती है तो देश के हित भी बदलते हैं, और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दो बड़ी बातें जो अब तक निकल कर आ रही हैं, परमाणु ऊर्जा को लेकर जो एक बातचीत है वो फाइनल डील उस पर हो सकती है, जिसकी जानकारी आएगी। इसके अलावा एससीओ में एक वीक के अंदर फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप भारत को मिलेगी, इसका ऐलान हो चुका है। जिस तरीके की थी वो शायद अब कम होती रहेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि दूरी हो रही है। मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा हूं, वो असल में हित का संबंध है। एससीओ में भारत की भागीदारी थे काजू साहब पहले, आपको लगता है कि जो ये दौरा है उस पर जिस तरीके की अब तक की बातचीत रही है, फिर जो बैठकों से खबरें आ रही हैं, वो सब कुछ उसी लेवल पर है, उससे थोड़ा और आगे दिख रहा है? कहीं कोई जो बीच में लग रहा था कि दूरी थोड़ी, उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी भागीदारी, जो एससीओ के मुल्क हैं जैसे चीन है और रूस है, उसके लिए उनको भी उनके फायदे में है, इसलिए वो हमारी सदस्यता को कबूल कर रहे हैं। और अब जहां पर ऊर्जा की बात है, वहां पर मुझे लगता है कि अगर हमारे दोनों जो कंपनियां हैं, एनपीसीआईएल और जो रूस की कंपनी है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, अगर उनमें तालमेल हो जाए, उनमें अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जो दोनों के हित में है, वो बिल्कुल वाजिब होगा। लेकिन इसमें ना कोई रियायत, कोई देश किसी दूसरे देश को रियायत देता है, ना उम्मीद कर सकता, ना उम्मीद करनी चाहिए। दुनिया का यही चलन है, उस चलन के हिसाब से हम सब चलेंगे। हाँ, चलिए खड़ू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने के लिए और इस मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली खबर में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का, और ब्रेक का उस पार कुछ और बड़ी खबर। महाराष्ट्र में किसान कर्ज से मुक्ति की मांग पर अटल, विफल हुई प्रदेश सरकार से बातचीत। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी का सेना ने करारा जवाब दिया है। जवाबी गोलीबारी में पाकिस्तान के 5 सैनिकों के मारे जाने और 6 के घायल होने की खबर है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब कर विरोध भी जताया है। इधर कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख ने सैन्य कमांडरों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। कई दिनों की शांति के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को फिर जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीमा पार से नौशहरा और कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। सेना ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और एक बीएसएफ जवान समेत 2 लोग घायल हो गए। गृह मंत्री ने कहा कि सीमा पर 3 स्तरीय सुरक्षा बरती जा रही है। सीमाओं की चाक चौबंद सुरक्षा होनी चाहिए और इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत राडार्स, लेसर्स, कैमरास और इसके अतिरिक्त कमांड एंड कंट्रोल आदि को मिलाकर हम लोग सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर में उन्होंने सैन्य कमांडरों के साथ बैठक की। उन्होंने जम्मू कश्मीर और एलओसी पर मौजूदा हालात का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने सेना की तैयारियों और रणनीति की समीक्षा की। इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सेना नियंत्रण रेखा और आतंकवादियों पर भारी पड़ रही है। दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों के अंदर स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। उसके अलावा बाकी कश्मीर में श्रीनगर वगैरह बिल्कुल सामान्य थे। जो हमारी आर्मी और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंक्लूडिंग सीआरपीएफ और लोकल पुलिस,
उनका डोमिनेशन टेररिस्ट के ऊपर काफी हद तक इस वक्त बना हुआ है। सुरक्षा बलों ने बुधवार को सोपोर में पुलिस पार्टी पर हमले के जिम्मेदार 2 आतंकियों को मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड हमले को लेकर 2 लोगों से पूछताछ की गई थी। इसके बाद हिजबुल के इन आतंकियों के बारे में सुराग मिला था। पुलिस पार्टी अलॉन्ग विद सीआरपी एंड आर्मी पहुंची तो दोनों टेररिस्ट को सरेंडर करने के लिए कहा गया। इट वाज रिटेलिएटेड बाय ए फायर, सो पुलिस also returned the fire. The security forces returned the fire. As a result, these 2 terrorists, Aizaz and Basharat, got eliminated. इधर सेना ने हिजबुल और लश्कर के 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची जारी की है। इसमें रियाज नाइकू, मोहम्मद यासीन, अल्ताफ डार शामिल हैं। बीते 1 हफ्ते के दौरान सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 8 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं पाकिस्तान सेना लगातार सीमा पर गोलीबारी कर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी असर से जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद 7 से 8% की विकास दर अच्छी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर बेहतर असर हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को अपने मंत्रालय के 3 साल के कामकाज का ब्यौरा पेश किया। वित्त मंत्री ने जीडीपी में गिरावट के लिए नोटबंदी के असर को नकार दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात समेत कई वजहों से जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट आई है। नोटबंदी का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिला है और टैक्स देने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। I do believe that in the current global situation, a 7 to 8% growth, which is at the moment the Indian normal, is a fairly reasonable, by global standards very good, by our own standards fairly reasonable level of growth. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार बैंकों का एनपीए का बोझ खत्म करने के लिए काम कर रही है और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना बड़ी चुनौती है। अब एक और कदम हम लोगों ने उठाया है और अगले कुछ दिनों में उसके संबंध में जो कार्रवाई होगी, ये जो हम बैंकिंग रेगुलेशन का जो ऑर्डिनेंस लाए हैं उसके तहत मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक्टिव कार्रवाई उस मैकेनिज्म के तहत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नागरिक विमानन मंत्रालय एयर इंडिया के निजीकरण की नीति पर विचार कर रही है। जीएसटी को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस फिर से खुद को दक्षिण भारत में मजबूत करने में जुटी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज तेलंगाना का दौरा किया। उन्होंने सांगारेड्डी में रैली की। इस मौके पर उनके निशाने पर तेलंगाना सरकार रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य जिस मकसद के लिए गठन हुआ वो अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि लोगों के सपने अभी तक अधूरे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने ये पेशकश की। हालांकि परमेश्वर कर्नाटक के कांग्रेस यूनिट के अध्यक्ष बने रहेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व में ही लड़ने का फैसला किया है। वहीं पार्टी ने DK शिवकुमार को प्रचार की कमान सौंपी है। बूचड़खाने के लिए पशुओं के व्यापार पर पाबंदी के विरोध में मेघालय के बीजेपी नेता बन्नाड मराक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी स्थानीय लोगों की परंपरा और संस्कृति का सम्मान नहीं कर रही, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में बीफ खाया जाता है। बन्नाड मराक केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीफ पार्टी का आयोजन करना चाहते थे। महाराष्ट्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से जरूरी सामान की आपूर्ति में आज रुकावट रही और मांगे न माने जाने पर किसानों ने आंदोलन को तेज करने की बात कही है। हालांकि राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ गुरुवार को किसानों का गुस्सा कुछ इस तरह सड़कों पर फूटा। कहीं किसानों ने दूध बहाकर तो कहीं सब्जियों को सड़कों पर फेंककर विरोध जताया। मुंबई, शिरडी, औरंगाबाद समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों की कुछ इसी तरह की
तस्वीर देखने को मिली। नाराज किसानों ने नासिक मंडी को बंद रखा। सरकार कुछ नहीं देख रहा, इधर आ रहा, वो आता है, उधर वो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग आज के लिए सब बंद किया। हमारा दूध बंद है, सब्जी बंद है, सब लोग बंद है। हड़ताल के पहले दिन ही इसका असर देखने को मिला। दूध, फलों और सब्जियों की कमी से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे किसान की कोई फिक्र नहीं है। शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, उनको भाव नहीं मिल रहा है। अभी आप तुरी का ही देखो, वो सब पड़ा है, सड़ रहा है, लेकिन शेतकरी कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार है, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किधर अच्छे दिन आए। किसान क्रांति समिति के सदस्यों का दावा है कि महाराष्ट्र के 80% किसान और 45% किसान संगठन हड़ताल में शामिल हैं। इनकी मांग है कि किसानों के सभी कर्ज माफ किए जाएं, फसलों को उचित मूल्य मिले, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज मिले और 60 साल उम्र वाले किसानों को पेंशन दी जाए। किसानों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का इरादा जताया है। जब तक सरकार किसान की कर्ज मुक्ति नहीं करती, उत्पादन खर्च अधिक 50% मुनाफा इसका ये बना के किसान के अनाज या धान्य को भाव नहीं देती, तब तक ये हमारा आंदोलन चलने वाला है। सरकार सभी किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये हल निकलना जरूरी है। बातचीत के माध्यम से ही कोई प्रश्नों का हल निकल सकेगा। मंगलवार को किसान क्रांति समिति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद किसानों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव क्षमा याचिका दाखिल करने का उन्हें मौका मिलेगा। इससे पहले उनकी फांसी की सजा पर अमल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की याचिका जाधव के काउंसलर एक्सेस को लेकर थी। जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। न्यायालय ने भारत की दलील सुनने के बाद फैसला आने तक जाधव की सजा पर रोक लगा दी। कजाकिस्तान में अगले हफ्ते होने वाली शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता दी जाएगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों देशों के पूर्ण सदस्य देने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 8 और 9 जून को आस्थाना में होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन में दोनों देश SCO के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। जून 2001 में चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। चक्रवाती तूफान मोरा के चलते पूर्वोत्तर राज्य में बारिश दूसरे दिन भी जारी है। मिजोरम में चक्रवाती तूफान के चलते लगातार बारिश और तेज आंधी से कई मकान तबाह हो गए। बिजली आपूर्ति और संचार सेवाएं बाधित हुई। नदी का स्तर बढ़ने से पानी सड़कों पर आ गया, इसके चलते आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। चक्रवाती तूफान की वजह से लगभग 130 मकानों को नुकसान पहुंचा और इस तूफान ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई है। मरने वालों की संख्या यहां 9 हो गई और सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए। 10 जिलों के 50,000 परिवार बेघर हैं। बांग्लादेश की नौसेना अभी तक लापता 81 मछुआरों की खोज में लगी है। बंगाल की खाड़ी में आए भीषण तूफान के बाद 63 से ज़्यादा लोग बचाए गए हैं। बांग्लादेश के साथ भारतीय नौसेना भी राहत दी है। श्रीलंका में बारिश के साथ आई तबाही के बाद राहत और सुरक्षा के कामों में तेजी आई है। देश के दूरस्थ इलाकों में भी मदद पहुंचाने के प्रयास तेज हो गए। श्रीलंका में बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी है। हालात भले ही सामान्य हो रहे हों, लेकिन बर्बादी पर लोगों की आंखों का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्गम इलाकों में अब भी हजारों लोग फंसे हैं, उन्हें मदद का इंतजार है। भारतीय नौसेना के जवान आपदा में फंसे लोगों की मदद में जुटे हैं। पीड़ितों का खाना, दवाइयां और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। राहत शिविरों में लोगों के इलाज की भी व्यवस्था है। दूर दराज के इलाकों में भी राहत पहुंचाने का काम जारी है। වෙන විකල්පයක් නැහැ. මොකද දැන් එක දිගට බෝට්ටු ගමන් කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම තනින් තන තමයි මේ බරපතල ගංගාතුර තත්ත්වය තියෙන්නේ. श्रीलंका में बारिश और बाढ़ से करीब 6 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हैं।
जबकि 200 से ज्यादा लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही।